चलो बच्चों, आज सॉल्व करने वाला है पेपर नंबर 13 गुजसेट कुमार का 2020 जो पेपर सेट है उसका पेपर नंबर 13 करेंगे। तो जो भी डाउट्स हैं आपको इस पेपर में आप वीडियो सॉल्यूशन में देख सकते हो। चलो आगे बढ़े, पढ़ो। फर्स्ट क्वेश्चन, इन नेचर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज possessed by an isolated system is always amount of electric charge is equal to integer multiple of any fundamental charge। ये हमने पढ़ा है क्वांटाइजेशन, है ना। तो Q is equal to any equal to integer multiple of any fundamental charge and fundamental charge is none other than the charge of electron। सेकेंड, ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी का यूनिट हम जानते हैं कितना, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कहां पर है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। फोर्थ वन, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज। दोनों का चार्ज सेम है, दोनों के नहीं सेम नहीं है। एक का 2 इंटू 10 टू पावर -7, एक का 3 इंटू 10 टू -7 है, प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट। देखो दोनों पॉजिटिव है मतलब अट्रैक्शन होगा। और फोर्स की वैल्यू लिखेंगे तो क्या है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के लिखेंगे 9 इंटू 10⁻⁹, ये है 2 इंटू 10 टू पावर -7, ये है 3 इंटू 10 टू पावर -7, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर 0.3 का स्क्वायर लिख देंगे। ये सेंटीमीटर में मैंने मीटर में कन्वर्ट किया। यहां से ये 0.09 यहां पे 100 आ जाएगा। तो 2 3 6, यहाँ पे 11, ये 10 टू पावर -3 न्यूटन आएगा। लेकिन होगा क्या, रिपल्शन। तो आंसर आएगा यहाँ पे सी। 4, on which of the following the capacitance of parallel plate capacitor does not depend। C is equal to epsilon 0 A by D। तो किस पे डिपेंड नहीं करता है, चलो एरिया पे डिपेंड करता है भाई, इस पे तो डिपेंड करता है। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स उस पे भी डिपेंड करता है। शेप ऑफ द प्लेट कैपेसिटर पूछा है, हाँ शेप में, शेप चेंज होगा तो एरिया भी चेंज होगा, तो वो भी आएगा। चार्ज पे डिपेंड नहीं करता बच्चों, ऑन द चार्ज ऑफ प्लेट। वैसे तो जो एरिया सेम है तो वो शेप पे भी डिपेंड नहीं करता है बच्चों। तो यहां पे तो दो आंसर मैं लिख सकता हूं। समझो एक चीज, एरिया चेंज हो रहा है बाय चेंजिंग शेप। जो हम शेप को चेंज करेंगे और एरिया चेंज हो रहा है तो वो शेप पे डिपेंड करता है। लेकिन मान लो कि हम एरिया सेम रखते हैं लेकिन शेप चेंज करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा। और कोई बोलेगा सर चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। नहीं बच्चों, हम चार्ज इंक्रीज करेंगे तो वी भी इंक्रीज होगा, लेकिन रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पे याद रहे, मेरे हिसाब से तो ये दोनों आंसर आने चाहिए। हाँ, मोर स्पेसिफिकेट हो गए तो हम यहां पे सी लिख पाएंगे अभी, क्योंकि हम ऐसा मान लेंगे कि चलो शेप चेंज होगा तो एरिया चेंज होगा। फिफ्थ, द रेशियो ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग चार्ज Q एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ, अरे यार Q बाय V का रेशियो पूछा है। Q और पोटेंशियल V का रेशियो कौन है बच्चों, ये तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर। 6, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एनी पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसा होता है, परपेंडिकुलर। उसका एरिया वेक्टर 0 एंगल बनाएगा, लेकिन उसका जो प्लेन है वो उसके साथ 90 बनाएगा। मतलब फील्ड लाइंस बोलेंगे तो उसकी सरफेस को परपेंडिकुलर होगा। 7, एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। तो ये आपको रेफरेंस टेम्परेचर T0 दिया है और उसका रेफरेंस रेजिस्टेंस 100 ओम। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज 117 ओम और अल्फा आपको दिया है। सिंपल, तो हमको पता है T टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू T माइनस T0। तो RT आपके पास है 117, ये कितना है 100, 1 प्लस अल्फा कितना है 1.7 इंटू 10 टू पावर -4। T कितना है वो तो फाइंड करना है, और ये 27 हो गया। तो आप ये नीचे लाएंगे तो 1.7T 1 प्लस 1.7 इंटू 10 टू पावर -7 T माइनस 27। तो ये ऑपोजिट आएगा, तो 0.7T इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10 टू पावर -4 T माइनस 27। तो इसको नीचे ले आओ, तो T माइनस 27 इज इक्वल टू 0.7T अपॉन 1.7 इंटू 10 टू पावर -4। ये ऊपर चला जाएगा तो 1000 होगा। तो यहाँ पे कवर कर लोगे तो 1027
डिग्री सेल्सियस। कहां पर है? 1027 डिग्री सेल्सियस। When electron moves in a conducting wire from point with 1 volt to 4 volt, what is the heat energy? जब भी कोई Q चार्ज डेल्टा V जितने पोटेंशियल पे मूव करेगा तो एनर्जी जो एब्सॉर्ब होगी वो कितनी होगी? Q इंटू डेल्टा V। Q मतलब हीट एनर्जी है बच्चों, ये चार्ज मत समझना। तो Q कितना है? इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 और चेंज ऑफ पोटेंशियल 1 to 4 मतलब 3 वोल्ट होगा। तो ये 4.8 इंटू 10 टू पावर -19 कहां पर है ऐसा? ये आंसर आ गया सी। 9. EMF of battery is 2.2 volt. When 5 ohm resistor is connected across the battery, its terminal voltage is 1.5 volt. So the internal resistance find करना है। समझो एक चीज, ये आपको टर्मिनल वोल्टेज दिया है, ये EMF दिया है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया है। तो एक चीज हम बोलेंगे कि भाई एक बैटरी हमने ली जिसका EMF E, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R और उसके साथ हमने एक रेजिस्टेंस एक्सटर्नल कवर किया, मतलब कनेक्ट किया। सो उसका करंट होगा I इज इक्वल टू E इंटू R प्लस कैपिटल R। सही है बच्चों? तो यहां पर हम बोलेंगे उसका पोटेंशियल V इज इक्वल टू E माइनस IR। मुझको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे E माइनस I को रिप्लेस करूंगा E अपॉन R प्लस R इंटू R। तो इसको ठीक से कर ले तो ये सामने जाएगा तो E कैपिटल R, E स्मॉल r माइनस E स्मॉल r निकल जाएगा तो यहाँ पे R प्लस R आएगा। अभी आप सारी वैल्यू लिख सकते हो। तो देखो R प्लस R इज इक्वल टू ई आर एप्सिलॉन R, मतलब ई आर बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ई आर अपॉन V, इसको यहाँ पे लाए, इसको यहाँ पे लाए। सो R क्या होगा? ई आर अपॉन V माइनस R। सही है बच्चों? बस इसको अप्लाई कर दो। चलो तो या तो ऐसे करो E अपॉन V माइनस 1 इंटू R, ऐसे भी कर सकते हो। ये हमें कितना है? 2.2, ये कितना है? 1.8 माइनस 1 और रेजिस्टेंस कितना है? 5। तो R 0.4 अपॉन 1.8 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 20, 2 अपॉन 1.8, 20 बाई 18, 10 बाई 9। सही है? 10. A current carrying loop is placed in a uniform magnetic field. The torque acting on it does not depend on. टॉर्क का फॉर्मूला होता है NIAB sin थीटा। चलो, वैल्यू ऑफ करंट पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, जो एरिया कांस्टेंट है तो शेप पे डिपेंड नहीं करता। मैग्नेटिक फील्ड एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम करंट कैरिंग सोलेनॉइड कंडक्टर विल बी प्रोपोर्शनल टू, स्ट्रेट कंडक्टर है, ओके। तो फिर हमको पता है 1 अपॉन R, B इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R लिख सकते हैं, तो चलेगा। 12. A circular coil of 30 tons and radius 8 centimeter carrying a current 6 ampere is suspended vertically in uniform horizontal magnetic field of magnitude 1 Tesla. The field lines make 60 degree with the normal of the coil. Calculate the magnitude of counter torque that must be applied to prevent the coil from turning. सिंपल चीज समझो, मान लो कि आपने एक कॉइल ऐसे लटकाई हुई है जो उसका एरिया वेक्टर यहां पर है और उस पे ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये ऐसा होने का ट्राई करेगी, ये जो लूप है वो ऐसा होने का ट्राई करेगी। क्यों? क्योंकि उस पर ये डायरेक्शन में टॉर्क लगने वाला है। कितना? टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। ये किसका टॉर्क है? मैग्नेटिक फील्ड का। तो इतना ही टॉर्क आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में लगवाना पड़ेगा। सो टॉर्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? 30। करंट कितना बच्चों? करंट कितना है? 6 एम्पियर। लूप आपकी सर्कुलर है जिसका रेडियस दिया है, तो उसका एरिया आप करोगे पाई R स्क्वायर, मतलब 8 इंटू 10 टू पावर -2 का स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 1 और cos 60 मतलब √3/2 हो जाएगा। सही है? चलो तो इसको सिंप्लीफाई करें। 30 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 3 रूट इक्वल टू मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2, 31326.6 इंटू 10 टू पावर -4।
4 पॉइंट कवर कर लोगे तो 3 पॉइंट ये आ जाएगा आंसर 3.13 3.13 टॉर्क है तो उसका यूनिट आएगा जूल। जूल आएगा, क्या आएगा? जूल आएगा। इसका यूनिट आएगा जूल। जय झूलेलाल। जूल सही हो बच्चों, 3.133 जूल। ओके चलो 13 फाइंड द मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट 10 सेंटीमीटर बाय 1.5 बाय 1 सेंटीमीटर हैविंग डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस। याद रखो पोल स्ट्रेंथ क्या है? पोल स्ट्रेंथ P या तो उसको QM बोलते हैं। इट इज अ डाइपोल मोमेंट पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट लेंथ। मैं यहां पे लेंथ ले लूंगा, याद रखो डाइपोल मोमेंट। ओके तो मैग्नेटिक मोमेंट कितनी है? 1.3 और लेंथ इसको मान लेंगे, इसको मान लेंगे, जो बड़ी होगी उसको लेंथ मान लेंगे तो 0.1। 10 सेंटीमीटर है तो 0.1 हो जाएगा, तो ये 13 आंसर आ जाएगा, 13 एम्पियर मीटर। सही है बच्चों। 14 अ करंट कैरिंग लूप एक्ट्स लाइक मैग्नेटिक डाइपोल। याद रखो करंट कैरिंग लूप जो होगी उसमें एक साइड S पोल बनेगा, दूसरे साइड N पोल बनेगा, 2 पोल बने तो डाइपोल बनी। 15 the flux linkage with each turn of coil is 0.1 Weber and total number of turns are 1000. If the current passing through the coil is 10 ampere, what is the self inductance? सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला हमने लिखा था phi अपॉन I। phi कौन है बच्चों? टोटल फ्लक्स। लेकिन बच्चों यहां पे देखो हमको ये जो फ्लक्स दिया है वो तो एक टर्न के साथ दिया है, तो जो n टर्न्स हो गए तो टोटल फ्लक्स होगा n phi अपॉन I। ये हो गया 1000 इंटू 0.1 अपॉन 10, तो आपको L मिलने वाला है शायद 10। अरे नहीं 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 नहीं, ये मिली हेनरी में दिया है, ये हेनरी मिला तो 10 टू 4 इंटू 10 टू पावर -3 हेनरी, तो मिली हेनरी में करने जाओगे तो 10 टू 4 आएगा। देखो जल्दबाजी मत कर देना, 10 टू 4 आएगा। 16 a bar magnet is arranged such that its coil passes through axis of coil. Now magnet is rotated about its axis, then in coil क्या बोला? फिर से पढ़ो एक बार। A bar magnet is arranged such that its axis passes through the axis of circular coil. ओके तो देखो ये कौन है? कॉइल, और एक मैग्नेट हमने ऐसे रखा। इस मैग्नेट को रोटेट करोगे तो पहले एक्सिस पे था तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कुछ और होगा, जैसे जैसे रोटेट करते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और इसके कारण कॉइल में ईएमएफ भी जनरेट होगा, करंट भी जनरेट होगा। सही है, याद रखो। द मैग्नेट इज रोटेटेड अबाउट इट एक्सिस। अरे सॉरी, लेकिन उसकी कौन सी एक्सिस? एक मिनट, तो फिर ये आंसर नहीं आएगा। नहीं 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 नहीं, इसको छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ऐसे रोटेट नहीं कर रहे बच्चों, यहां पे ध्यान रखो। मैंने ऐसे रोटेशन लिया, ये जो बार मैग्नेट है ना बच्चों, ये एन पोल एस पोल, इसको हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ऐसे 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 करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट विल नॉट बी इंड्यूस्ड। याद रखो उसकी एक्सिस, नाउ मैग्नेट इज रोटेट अबाउट इट एक्सिस। मैग्नेट की एक्सिस कौन सी है? ये वाली, तो उसको अबाउट रोटेट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। हाँ ऐसे रोटेट करवाओगे, ऐसे रोटेट करवाओगे तो फर्क पड़ेगा, ऐसे रोटेट करवाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमको वो बोला है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी। 17 इफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इंक्रीजिंग इन द कॉइल देन इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। याद रखो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ किसको बोलते हैं? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को बोलते हैं बैक ईएमएफ। हमने पढ़ा है कि कोई कॉइल में जब हम करंट पास करवाएंगे तो वो खुद एक मैग्नेट बनके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी और उसके खुद के मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फ्लक्स उसके खुद के साथ लिंक्ड होगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा। अभी उसी कॉइल का करंट हम चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ जनरेट होगा, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉलोस लेंस लॉ, जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ उसी का वो अपोज करेगा। तो जो मैं कॉइल में करंट इंक्रीज करवाऊंगा तो वहां पर जो ईएमएफ जनरेट होगा वो उसको डिक्रीज करवाने का ट्राई करेगा और उसके कारण वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ जनरेट करेगा। तो आंसर कहां पे आएगा? इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। देन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इज द, ये थोड़ा वर्डिंग यार यहां पे ठीक नहीं है। देन इन ऑपोजिट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी वोल्टेज इन इंडिया पता है 50-100, यूएस है तो ये है 60 हर्ट्ज। इन एलसीआर सर्किट बाय चेंजिंग व्हाट? रेजोनेंस
फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट चेंजेस। भाई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, 1/√LC एंगुलर, और जो सिर्फ फ्रीक्वेंसी बोलेंगे तो ये, तो इसको चेंज करने के लिए हम एल भी चेंज कर सकते हैं, सी भी चेंज कर सकते हैं, दोनों चेंज कर सकते हैं। तो यहां पे क्या आएगा, ओनली एल भी चेंज कर सकते हैं इन एलसीआर सर्किट बाय चेंजिंग व्हाट, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंजिंग। भाई सिर्फ एल चेंज करोगे तो भी होगा, सिर्फ सी करोगे तो भी होगा, एल सी करोगे तो भी चेंज होगा। यहां पे थोड़ा गलती है, इन एलसीआर सर्किट बाय चेंजिंग व्हाट, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट डज नॉट चेंज, यहां पे कर देना डज नॉट चेंज, तो फिर आर चेंज करने से चेंज नहीं होगी। क्लियर, ये गलत है। 20 इन एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस, पर रेजोनेंस पे क्या होगा, रेजोनेंस पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ इंपीडेंस 0 होगा, सही है। पावर फैक्टर 1 होगा, वो भी सही है। cos phi इज इक्वल टू आर अपॉन जेड, तो ये 1 हो जाएगा। करंट और वोल्टेज सेम फेज में होंगे, एक्सेल एक्सिस 0 हो जाएंगे, तो सर्किट में रहेगा सिर्फ आर, और आर है तो फिर सेम फेज में होंगे, तो ऊपर के सारे ऑप्शन करेक्ट है। तो जब भी आपको एक ऑप्शन ऐसा दिया है कि ऑल आर द करेक्ट, तो फिर आपको बाकी के सारे 3 चेक करने होंगे। 21 suppose that the electric field amplitude of an electromagnetic wave is E0 is 120 Newton per coulomb and the frequency is given 50 megahertz. Find the expression of E. ये हमने आगे करा हुआ है। मुझको E का इक्वेशन चाहिए, अरे E का नहीं, हाँ E का ही चाहिए। तो देखो E0, E का इक्वेशन क्या होगा, E0 sin के एक्स माइनस ओमेगा टी, और मैं मान लेता हूं कि जो आपका प्रोपोगेशन एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, तो वाई ई वेक्टर के ऑसिलेशन वाई डायरेक्शन में होंगे, तो मैंने जे ले लिया वहां पे। मुझको यहां पे 2 चीजें फाइंड करनी होगी, एक के और एक ओमेगा। देखो मुझको फ्रीक्वेंसी दी है कितनी, 50 मेगाहर्ट्ज, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10⁷ हर्ट्ज। तो मैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू को जानता हूं, तो ये 2 पाई बोले तो 3.14, और ये हो जाएगा 5 × 10⁷, तो ये 3.14 × 10⁸ रेडियन पर सेकेंड। और अभी के चाहिए, तो हमको पता है ओमेगा बाई के इज इक्वल टू सी, तो के इज इक्वल टू मिल जाएगा ओमेगा बाई सी। ओमेगा तो 3.14 × 10⁸ करा, तो सी होगा 3 × 10⁸, तो ये 1.047 रेडियन पर मीटर आ जाएगा। लिखो अभी, तो ई का फॉर्मूला क्या होगा, E0 आपका कितना है 120, साइन के कितना है 1.047x माइनस ओमेगा कितना 3.14 × 10⁸ × t, और हमने प्रोपोगेशन x डायरेक्शन में लिया, तो मैं इसको z डायरेक्शन में लिख लेता हूं। तो कहां पर ऐसा आंसर आएगा, तो बच्चों मुझको तो ऐसा लग रहा है कि आपका ए और डी सेम ही है, ए और डी सेम ही है। ई 120 साइन 07, ये भी लिखो या तो ये भी लिखो, दोनों सेम ही है। 22 इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिफ्रैक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इट्स सोर्स विच वन इज नॉट करेक्ट। गामा रेस कैसे जनरेट होंगे, डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, सही है ये, जब रेडियो एक्टिव फ्यूजन या फ्यूजन प्रोसेस होगी तब ये गामा रेस जनरेट होता है। ओके, अल्ट्रावायलेट मैग्नेट्रॉन से होगा ना, ये गलत है। मैग्नेट्रॉन से तो माइक्रोवेव जनरेट होता है, कौन से वेव, माइक्रोवेव्स, ये गलत है, इसीलिए सही है। हमको जो नहीं है वो पसंद करना था। देखो इंफ्रारेड ऑसिलेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल सही है, एक्सरे कुलिश ट्यूब है, वो भी सही है। 23 in hot summer as we move up refractive index of air in atmosphere। आप बात करोगे समर में जो ग्राउंड होगा वो हॉट होगा, और उसके नीचे जो एयर है वो पतली होगी। ऊपर जाओगे तो एयर डेंस होती जाएगी, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर जाओगे वैसे इंक्रीज होता जाएगा। समर की बात हो रही है। 24 refractive index of glass with respect to air is 1.8, so the refractive index of air with respect to glass का air के रिस्पेक्ट में is equal to 1/,
एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो उल्टा कर देंगे तो वो 1.8 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा NAG इज इक्वल टू 1/NGA, ये हो जाएगा 1/1.8, 8 5 90, 0.556 जैसा कुछ आएगा, कर लेना। 26 when a ray of light travels from one medium to another, the physical quantity which does not change is frequency। कौन चेंज नहीं हो रहा है? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है। 26 the central fringe of diffraction pattern obtained by single slit for white light will be, the central bright fringe, okay डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन सिंगल स्लिट। देखो व्हाइट लाइट यूज करेगा तो इसका सेम क्वेश्चन भी बोर्ड में भी आ गया। आप यहाँ पे देखोगे तो होगा क्या, अब व्हाइट लाइट लेके आ रहा है यहाँ पे, व्हाइट लाइट में सारी और लाइंस भी होंगी, ये इंडिगो भी होगी, रेड भी होगी, येलो भी होगी, सब होगी। लेकिन बच्चों जब सेंट्रल की बात करेंगे, सेंट्रल पे, तो यहाँ पे तो सब साथ में पहुंचेंगे। जो हम लेंस से करेंगे, तो जब हम लेंस से करेंगे तो ये सब साथ में पहुंचेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर जो मिलने वाली है ये, वो तो सभी लाइट की मिक्सचर ऑफ ऑल वेवलेंथ, क्योंकि सबका सेंट्रल पे तो पाथ डिफरेंस 0 होता है, तो आपको जो बीच में मिलेगी वो तो ऑलवेज वाइट ही होगी, याद रखो पक्का। व्हाइट लाइट में सारी वेवलेंथ होती है, लेकिन जो सेंट्रल मैक्सिमम पे तो पाथ डिफरेंस 0 होता है, तो 0 लैम्बडा, वो लैम्बडा पे डिपेंड नहीं करेगा, सब साथ में पहुंचेंगे। तो फिर जब यहां पे पहुंचेंगे तो सबका मिक्सचर मिलेगा, सब कलर्स का मिक्सचर, मतलब व्हाइट लाइट हम बोलेंगे। सही है? हाँ, उसके आजू बाजू आपको डिफरेंट कलर्स की मिलेगी और वो एक दूसरे पे सुपरपोज्ड मिलेगी कुछ। 27 इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट, हाउ टू इंक्रीज एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम, हाउ टू इंक्रीज एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम। मतलब ये पूछा है कि ये स्लिट का मिड पॉइंट है, ये आपकी स्क्रीन है और यहाँ पे कोई बनेगा, उसका ये एंगल आपको कैसे चेंज करना है। हमको पता है पाथ डिफरेंस होता है d sin थीटा इज इक्वल टू xd/d, ये हम लिखते हैं सही। लेकिन हमको एंगुलर पूछा है, सॉरी, हमको एंगुलर पूछा है तो थीटा में ही रहने देना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ m लैम्बडा सपोज, तो साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्बडा बाई डी। जो ये हमको इंक्रीज करवाना है तो वेवलेंथ इंक्रीज करनी पड़ेगी और d डिक्रीज करना पड़ेगा। बाय डिक्रीजिंग वेवलेंथ गलत, इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, नहीं, ये दूर करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंगुलर डिस्टेंस तो कैपिटल डी पे डिपेंड ही नहीं करता है। बाय इंक्रीजिंग विड्थ, हाँ, बाय इंक्रीजिंग विड्थ नहीं, गलत, बाय डिक्रीजिंग विड्थ तो हम ये कर सकते हैं। सही हुआ बच्चों, बाय डिक्रीजिंग द विड्थ हम एंगुलर डिस्टेंस इंक्रीज कर सकते हैं, थीटा। 28 हाउ टू गेट टू कोहेरेंट सोर्स फ्रॉम यंग्स एक्सपेरिमेंट। यंग एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया था, उसने पहले एक स्लिट थी, यहां से सोर्स में से जो वेव फ्रंट निकला उसके पाथ में यहां पे दो स्लिट सेम डिस्टेंस पे रख दी, ये S1 और ये S2, और ये दोनों स्लिट यहां से सेम डिस्टेंस पे थी, मतलब ये डिस्टेंस इतना उतना, तो एक ही वेव फ्रंट यहां पे इंसिडेंट करेगा। तो फिर जब यहां से दो नए वेव फ्रंट बाहर निकलेंगे वो किसी एक ही वेव फ्रंट से आए हुए हैं, ये S1 S2 में से जो दो वेव फ्रंट निकलेंगे वो किसी एक ही वेव फ्रंट से आए। तो हम उसने क्या किया है, यहाँ पे वेव फ्रंट का डिवीजन किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय द वेव फ्रंट सेपरेशन। हाँ, तो द वेव फ्रंट सेपरेशन ऐसा बोल सकते हैं, एक ही वेव फ्रंट का अलग दो डिवीजन लिया उसने। 29 एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज दिस मच। देखो ये वर्क फंक्शन हो गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया है तो ये हो गया आपका वर्क फंक्शन। फॉर गिवन रेडिएशन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज गिवन V0 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। देन इंसिडेंट रेडिएशन इज, हमने पढ़ा है जो इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी E है, वर्क फंक्शन फाई है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलेगा V0 इज इक्वल टू E माइनस फाई जीरो। सो E लिख सकते हैं V0 E प्लस फाई जीरो, V0 5 EV प्लस ये 6.2 EV, तो हमको मिल जाएगा 11.2 EV, ये एनर्जी मिली। लेकिन हमको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से रीजन में है, तो हमको वेवलेंथ फाइंड करनी पड़ेगी, और वेवलेंथ हम जानते हैं कि लैम्बडा इज इक्वल टू HC अपॉन एनर्जी, E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्बडा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू HC अपॉन EV।
इसको लिखेंगे तो 6.625 इंटू 10 टू पावर माइनस 34। सी आपका हो जाएगा 3 इंटू 10 टू 8। ई आपको दिया है 11.2 और ईवी मतलब 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। इसको मैंने वहां पे सब्स्टिट्यूट किया। तो चलो बच्चों इसको हम थोड़ा करें तो क्या आएगा, 6.625 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 11.2 डिवाइडेड बाय 1.6, तो ये हो गया 1.1 और ये हो गया -7 मीटर। तो ये 1100 एंगस्ट्रॉम आएगा, 1100 एंगस्ट्रॉम। तो भैया 3000 टू 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में है तो आपको मिलेगा ये अल्ट्रा वायलेट। कौन मिलेगा? अल्ट्रा वायलेट। याद रखो ये कौन मिलने वाला है? अल्ट्रा वायलेट। क्लियर? नेक्स्ट, लाइट ऑफ frequency 7.21 into 10 to 14 hertz is incident on a metal surface. Electrons with maximum speed of 6 into 10 to 4 are ejected from the surface. What is the threshold frequency of the photoelectric emission? हमने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होती है? इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो इसकी जगह पे लिखेंगे 1/2 mv²। ये हो गया h न्यू माइनस, यहाँ पे लिखेंगे तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड करनी हो तो यहाँ पे h न्यू 0 कर देता हूँ, तो mv²। ये दोनों में से h कॉमन ले लूँगा तो h नीचे आ जाएगा, न्यू माइनस न्यू 0 यहाँ से और यहाँ से h कॉमन, तो न्यू माइनस न्यू 0 h नीचे ले लिया। मुझको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए तो इसको यहाँ पे स्क्वायर से, तो न्यू माइनस mv²/2 h लिख सकते हैं मैक्सिमम स्पीड। चलो ये कितना है? 7.21 इंटू 10 टू 14 माइनस मास किसका बोला है? इलेक्ट्रॉन का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31। स्पीड क्या है? 6 इंटू 10 टू 5 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एच कौन है? 6.625 इंटू 10 टू पावर माइनस 34। चलो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सही है। (9.1 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 6.625 क्या आ रहा है? तो ये तो लिख ले पहले इंटू 14 और ये आ रहा है 24.7 इंटू 3 और ये 13 आ गया। नहीं चलेगा, पावर सेम होनी चाहिए सब्ट्रैक्शन के लिए। तो 7.21 इंटू 14 और इसको लिख सकते हैं 2.47 इंटू 10 टू 14। इसको माइनस करोगे अभी तो 7.21 माइनस 2.47 4.74। तो आंसर क्या है आपका? डी 4.74। सही है। चलो 31, व्हेन इलेक्ट्रॉन विथ मास स्मॉल m इज एक्साइटेड विथ पोटेंशियल v associated de Broglie wavelength is lambda. When proton with mass capital M is excited with the same voltage de Broglie wavelength. बच्चों समझो, de Broglie wavelength H is equal to H upon under 2mqv। जब कोई Q चार्ज को V वोल्ट से एक्साइट करेंगे तो ये आएगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो, मैग्नीट्यूड के हिसाब से दोनों का चार्ज E है, मतलब ये सेम, पोटेंशियल भी सेम, ये भी सेम। तो हम लिख सकते हैं लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m लिख सकते हैं। तो लैम्बडा ऑफ प्रोटॉन, लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमको स्मॉल m दिया है और मास ऑफ प्रोटॉन जो हमको कैपिटल M दिया है, तो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, और इसको सामने भेज देंगे तो लैम्बडा प्रोटॉन इज इक्वल टू रूट स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू लैम्बडा। सही है। 32, the atom of hydrogen absorbs 12.71 eV energy in a ground state. Then what will be the change in orbital angular momentum of the electron in it? याद करो, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिट है। यहाँ पर उसकी एनर्जी होती थी 13.6 eV, यहाँ पे होती थी -3.4, यहाँ पे -1.51, यहाँ पे -0.85 लिख सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड के बीच में एनर्जी डिफरेंस होता है 10.2 eV, फर्स्ट और थर्ड के बीच में होता है 12.09 eV। याद रखने ये वैल्यू, और ये वैल्यू याद रखनी नहीं है तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज करके सारी वैल्यू गिन सकते हो। फर्स्ट ऑर्बिट में गिननी है तो यहाँ पे 1 रखो, सेकंड में 2, थर्ड पे 3, ये।
और फर्स्ट से थर्ड में जाना है, फोर्थ में जाना है फर्स्ट ऑर्बिट से, तो उसको एनर्जी चाहिए 12.75। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट देख सकते हो कि जब हमने उसको इतनी एनर्जी दी वो कहाँ पे गया होगा, 1 से थर्ड में गया, फोर्थ में गया होगा, 1 से फोर्थ में। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का चेंज, तो फोर्थ -1, फोर्थ में उसकी एनर्जी होगी, एंगुलर मोमेंटम होगा 4h/2π, और यहाँ पे ये होगा h/2π। इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 3h/2π। 33, energy of hydrogen atom with principal quantum number as is shown by E is equal to -13.6/n² eV. The energy of photon ejected when the electron jumps from n3 state to n is equal to 2. क्या फाइंड करना है, एनर्जी सिंपल पता होना चाहिए, अभी हमने सारी वैल्यूज लिखी। टोटल एनर्जी इजेक्टेड इज इक्वल टू थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी माइनस सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी, मतलब हम इसको मॉड्यूलस में ले सकते हैं, जो बड़ी है उसमें से माइनस करेंगे। तो मैं यहाँ पे मॉड्यूलस नहीं लिखना है, तो जो बड़ी है उसमें से मैं छोटी माइनस कर लेता हूँ, तो E2 - E3 कर लेता हूँ। यहाँ पर उसकी एनर्जी सेकेंड ऑर्बिट में क्या थी, -30.4 eV, लेकिन हम उसको पॉजिटिव पकड़ के ही चलते हैं, तो मैं ये माइनस लेता ही नहीं हूँ। और वहाँ पे उसकी एनर्जी थी 1.51, ये करोगे बच्चों तो क्या आएगा 1.9 eV, मतलब 89 आएगा शायद, 1.89 मतलब 1.9। और जो आपको ये वैल्यूज पता नहीं है, तो फिर आप ये फॉर्मूले से आप पहले तो एनर्जी गिनो, यहाँ पे पहले 2 रखो तो एनर्जी मिलेगी -3.4 सेकेंड ऑर्बिट में, फिर यहाँ पे 3 रखो तो एनर्जी मिलेगी -1.51 eV। आपको मैग्नीट्यूड से मतलब है, इसलिए मैंने पॉजिटिव, ये जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस कर लिया, चलेगा। नेगेटिव छोड़ दो यार। 34, व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम n is equal to 2 to 1 हाइड्रोजन, चलो 2 से 1 में गया, वापस वही आया, इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आएगा, मतलब रेडियस डिक्रीज होगी। 2 से 1 में आया तो रेडियस डिक्रीज होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/8πε0² जो रेडियस डिक्रीज होगी तो काइनेटिक इंक्रीज होगी। अभी पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, -1/4πε0z², तो ये डिक्रीज होगा, तो U का वैल्यू, ये पूरा वैल्यू इंक्रीज होगा, लेकिन नेगेटिव में इंक्रीज होगा, मतलब वो डिक्रीज होगा। तो काइनेटिक विल इंक्रीज कितने टाइम्स, 2 से रेडियस की बात करनी पड़ेगी, 4 टाइम्स यहाँ पे लिखा है। ओके, तो यहाँ पे करेंगे R प्रोपोर्शनल टू n², तो R2/R1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2/1 का स्क्वायर, तो R2 इज इक्वल टू 4R1, या तो उल्टा बोलो कि R1 इज इक्वल टू R2/4। तो जब वो 2 से 1 में आएगा, 2 से 1, तो रेडियस यहाँ पे R/4 होगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज होगी, और पोटेंशियल एनर्जी उतने टाइम्स डिक्रीज होगी। हाँ, जो वैल्यू पूछा है तो अलग चीज है, लेकिन हम यहाँ पे डिक्रीज ही लिखेंगे। 35, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन द केस कॉज ऑफ एनर्जी जनरेशन इन सन, हमको पता है वहां पे फ्यूजन प्रोसेस चल रही है, कौन, हाइड्रोजन मिलके वहां पे हीलियम बना रहे हैं अभी, जिसको प्रोटॉन साइकिल बोलते हैं। 36, मास डिफेक्ट ऑफ हीलियम न्यूक्लियस इज दिस, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मास डिफेक्ट आपको दी है 0.030 U। ओके, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी हमको मिलेगी डेल्टा M इंटू 931.5, तो ये हो गया 0.0303, और यहाँ पे 931.5 कर लो, तो 0.0303 मल्टीप्लाई बाय 931, तो ये आएगा 28 अप्रोक्सीमेटली। लेकिन ये तो बाइंडिंग टोटल एनर्जी है, तो हमको पर न्यूक्लियन चाहिए, तो उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 28, और इसका एटॉमिक मास कौन है बच्चों, 7, कौन, हीलियम बोला है, हीलियम मतलब कौन, 2He4, तो इसके न्यूक्लियंस 4 होते हैं, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7। सही है। 37, इफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन लाइट स्टेबल न्यूक्लियस N and the number of proton in Z, then which of the following relation exists in a neutral atom? कोई स्टेबल एटम बोला है, तो यहां पे हम लेंगे N is greater than or equal to Z। नहीं, ये भी नहीं बैठता है बच्चों। स्टेबल बोला है लाइट स्टेबल न्यूक्लियस, तो स्टेबल तो इंटरमीडिएट लेंगे, तो
लेकिन बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि हाइड्रोजन लेंगे 1H1, एक ऐसा एक्सेप्शन है कि वहां पर Z आपका 1 है, न्यूट्रॉन तो वहां पे 0 है। सही है। हाँ, बाकी के लिए जब हम जाएंगे तो 2He4 से लेके 10 नियॉन 20 तक आएंगे, तब N/Z 1 ही रहेगा, क्योंकि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन, लेकिन उसके बाद N/Z ग्रेटर देन 1 होगा। तो यहां पे हम बेटर डी लिख सकते हैं शायद। सही है। 38 व्हेन पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, फॉरवर्ड बायस में होगा तो क्या, एक्सटर्नल पीडी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और डेप्लेशन लेयर का पीडी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे, और ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे तो बैरियर पोटेंशियल कम होता जाएगा और डेप्लेशन विड्थ भी कम होती जाएगी। कहां पर है, डेप्लेशन रीजन इज रिड्यूस्ड, बोथ डेप्लेशन रीजन एंड बैरियर हाइट रिड्यूस्ड। सही है। चलो 39 पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड व्हेन, पी टाइप कब बनेगा, जब उसमें ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी ऐड करेंगे। ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी में कौन है, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम, बोरॉन एटसेट्रा। तो चलो आर्सेनिक नहीं, वो तो नहीं, एल्यूमिनियम सही है, बोरॉन सही है, फास्फोरस गलत, तो बी एंड सी आंसर आपका सेट हो जाएगा। 40 if the proportion of impurity increases in semiconductor in p-n junction the depletion regions width decreases, उसकी width decrease होगी। याद रखो, जितनी impurity ज्यादा होगी, ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट को बैलेंस होने के लिए जितना पेनिट्रेशन होना चाहिए था होल और इलेक्ट्रॉन का, वो कम एरिया में मिल जाएगा। समझा। मान लो कि 50 प्रोटॉन और होल एक दूसरे में बैठ रहे हैं और जो इंप्यूरिटी ज्यादा है तो आपको जंक्शन के नियर रीजन में ही उतने मिल जाएंगे और उसके कारण बैलेंस हो जाएगा, तो आपका डेप्लेशन रीजन नैरो रहेगा। लेकिन जो आपने इंप्यूरिटी कम रखी है तो 50 इलेक्ट्रॉन होल के डिफ्यूजन के लिए आपको दूर तक जाना पड़ेगा और उसके कारण डेप्लेशन रीजन थोड़ा वाइडेंस होगा। क्लियर। तो 40 वाला भी हमने कंप्लीट किया। रिवाइज अगेन 40 MCQ अगेन वी हैव कंप्लीटेड। तो रिवीजन करते रहना, मेहनत करते रहना। नेक्स्ट लेक्चर में हम पेपर नंबर 40 लेके आएंगे, तब तक रिवीजन करते रहो। चलो।